चीजें बेच के अभी तक तो गुजारा चल रहा है। मैं अपनी पहचान लेके मुस्लिम लीग में आया हूँ। मतलब अंडरवर्ल्ड के हाथों में है थिएटर इस वक्त कि जो थिएटर है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट, ये तीनों से थिएटर ले लिया गया है। मिलना जो मैडम सीएम के साथ थोड़ा मुश्किल हुआ है। कई लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे इतना खतरा जो है वो पीटीआई के लोगों से मार पड़ने का नहीं है जितना खतरा इस वक्त अब मुझे मुस्लिम लीग में हो। सर, तो इस वक्त स्टेज पे फिर कौन मौजूद है जो काम कर रहे हैं? एक कोई है, कोई कौम, मुझे नहीं पता इस बात। इन लोगों में बैठे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। मतलब उन थिएटर्स में मंशियात बिक रही है, उन थिएटर्स में शराब बिक रही है, उन थिएटर में जब थिएटर बंद होता है तो जुआ शुरू हो जाता है वहां पे। कि हमारे प्राइवेट चैनल्स में खास तौर पे इंफोटेनमेंट शोज में कोई ऐसा मैंने बंदा ऐसा नहीं देखा जो बहुत ही जो है वो काम का ना, बिल्कुल बकवास। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वे कॉमेडी की दुनिया की एक कदावर शख्सियत हैं। उन्होंने अपने करियर के अरूज पर जो है वो सियासत में आने का फ़ैसला किया और एक किस्म का उन्होंने अपना करियर जो है कॉमेडी का करियर या अदाकारी का करियर वो दांव पर लगाया। उनके हवाले से हम बहुत सारी बातें सुनते भी रहते हैं और वो मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए अब सियासत में आ चुके हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ ताहिर अंजुम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। क्या सूझी आपको कि आपका चलता करियर, आपको इतना लोग पसंद करते थे, पसंद करते हैं और इतना पैसा भी आप कमा रहे थे, आप सियासत में आ गए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सियासत में हर तबके के लोगों को आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के लोग सियासत में आए। हमारे हमसाया मुल्क में आप देखिएगा कि कितने आर्टिस्ट हैं जो मतलब सियासत में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुल्क कौम के लिए सोच रहे हैं, मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जरा थोड़ा ट्रेंड जो है वो नहीं है। मतलब एक मर्तबा तारक अजीज साहब जो है वो कौमी असेंबली के मेंबर बने थे और मेरी जाती मुलाकातें तारक अजीज साहब के साथ होती थी। वो बहुत डिसहार्ट थे और बड़े डिसअपॉइंट थे इस सियासत को लेकर के। वो कहते थे कि ये जो लोग असेंबलीज में बैठे हुए हैं वो हमें मतलब ओन नहीं करते। मतलब मैं वो ऑन कैमरा नहीं बता सकता उन्हें किस तरह का मजाक किया जाता था असेंबली में। तो मेरी उनके साथ जाती 2-3 मुलाकातें थी और वो बताया करते थे कि मुझे तरह तरह के मजाक किया करते थे मेंबर कौमी असेंबली, जब मैं असेंबली में जाया करता था तारक अजीज साहब। तो कहते मैं बहुत डिसहार्ड होता था इस मामले को लेके। तो अब टाइम भी चेंज हो चुका है, वक्त भी चेंज हो चुका है और हमें चाहिए कि हमें मुल्क कौम की खिदमत करनी चाहिए। मतलब आप देखें कि सीएम पंजाब इंडिया में जो है भगवंत मान हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन सीएम है। तो मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है सीएम बनने की। मुझे तो वेलफेयर के काम करने हैं और खास तौर पे मेरा जो मकसद है सियासत में आने का वो खास तौर पे अपने थिएटर इंडस्ट्री को लेकर के और अपने फनकारों को लेकर के जो मेरा नजरिया और मेरी सोच जो है वो तब्दील हुई है जब हमारे कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी आखिरी जो उनके दिन हैं जिंदगी के वो बड़े कसम पुरसी में गुजरे। तो इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैंने अपने आर्टिस्टों के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। आप ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून को ही क्यों आपने चुना? और भी पार्टीज थी? हमेशा जिंदगी में बंदा जो चॉइस जो है वो बेस्ट की तरफ ही जाता है। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में जो सबसे बेस्ट पार्टी है, सबसे तमीराती काम और आज तक की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान बनने से लेके आज तक सबसे जो बेस्ट पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है। इस वजह से मैंने मुस्लिम लीग को। देखिए, आप इतना काम कर रहे थे, आपको पैसे भी अच्छे खासे माशाल्लाह मिलते काम के। आप वो पैसा, वो शोहरत तो इसमें भी है, वो पैसा और वो सारी चीजें छोड़कर आप इस तरफ आए। तो आपका किस तरह से अब गुजर बसर होता है? या मियां नवाज शरीफ आपको करोड़ों रुपए महीने का देते हैं जो आपका कंपनसेट हो रहा है? मियां साहब मुझे करोड़ों रुपए मियां साहब ने कभी भी मुझे
ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई आज तक कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहूँ कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए। अच्छा। बहरहाल ये है कि कुछ चीज़ें बेच के अभी तक तो गुज़ारा चल रहा है। अच्छा। जो मामला चल रहा है, बिल्कुल मेरा ठीक है। ख़्याल अब हाँ। क्योंकि 2 साल से तो मैं बिल्कुल थिएटर नहीं कर रहा हूँ और आप तो हर साल यूरोप के टूर भी करते थे। वो भी हाँ। अभी 2 हाँ। साल से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कौमे हाँ। यूथ है, हाँ। ये जो तहरीक इंसाफ के गुंडे हुँ। हैं, ये कहीं भी कुछ भी मतलब इनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती सही कि है। ये कोई 1-2 मरतबा लंदन और यूरोप में मेरे साथ कुछ ऐसे हुँ। मामलात वाक़यात हुए हुए। हैं जिसकी वजह से मैं अब यूरोप लंदन भी नहीं जाता हूँ। हाँ। बात रहेगी नवाज शरीफ साहब के हुँ। करोड़ों रुपए देने की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह व फज़ल खुदा मुझे हुँ। जो पहचान है, हुँ। मैं पहचान भी अपनी लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक पहचान है। भी जो है वो मैंने मुस्लिम लीग नून से हुँ। नहीं ली, बिल्कुल ठीक है। पैसों की तो हुँ। बहुत दूर की बात है। हुँ। पहचान भी मेरी अपनी थी, मैं अपनी पहचान लेके मुस्लिम लीग में आया हूँ। मतलब जिस तरह से बिलाल यासीन साहब हैं, ख्वाजा इमरान हुँ। नज़ीर साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। या बहुत ऐसे कौमी हुँ। असेंबली के मेंबर हैं, सियासी हमारे जो लीडरान हैं, जिनकी पहचान मुस्लिम लीग नून है। हुँ। वो मतलब मेरी पहचान जो है वो एज़ ए हुँ। कॉमेडियन ताहिर अंजम है। हुँ। तो मैं पहचान अपनी लेके मुस्लिम लीग में आया हूँ हुँ। और अल्लाह की रहमत से जब तक हिम्मत है, हुँ। मैं अभी लेकिन ये चीज़ें बेच के कब तक गुज़ारा करते रहेंगे? देखें, जब तक हुँ। सड़क पे नहीं आ जाता मैं मुस्लिम लीग के साथ। आप मुस्लिम लीग के साथ हैं। अच्छा ये बताइएगा ताहिर साहब कि आपने कहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया? कौन आपके उस्ताद थे? और ये सारी ज़िंदगी की आपकी जो स्ट्रगल है अपने करियर बनाने की, नाम बनाने तक, वो क्या है? कोई और जॉब्स भी की हैं आपने? मैं जब बेसिकली तो मेरा एक हुँ। दीनी और ज़मींदार घराने से तल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट हुँ। शेखुपुरा से मैं बिलॉन्ग हुँ। करता हूँ। तो स्टार्ट जो है वो मेरा स्टूडेंट दौर से मैं हुँ। एमएसएफ का प्रेसिडेंट रहा हूँ डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में। अच्छा। तो उसके बाद मैं लाहौर आया हूँ। हुँ। लाहौर बस लाहौर से इश्क जिसे हो जाता है वो फिर कहीं कहीं निकल नहीं हाँ, सकता, निकल कहीं नहीं का नहीं सकता। रहता। बिल्कुल ठीक है। तो मैं हुँ। हुँ। लाहौर के इश्क में इस तरह से हुँ। मतलब पागल हो गया था कि हाँ। लाहौर में फिरता रहता था। हुँ। तो उन दिनों में बागे जना ओपन एयर थिएटर, हुँ। आज से 30 साल पहले, 35 सही। साल पहले ओपन एयर थिएटर में हुँ। मेरा जाना हुआ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ड्रामा वगैरह होता है। अच्छा। तो अभी कुछ चीज़ें बताने हुँ। वाली हैं गवर्नमेंट पंजाब को भी, लेकिन मैं कोई हुँ। बात इसलिए नहीं करता कि मेरी कोई भी बात जो है वो हुँ। कोई किसी को बुरी ना लग जाए। मतलब जिस तरह से हुँ। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हुँ। उन्हें ना बुरी लग जाए। लेकिन सजेशंस देना तो है वो मेरा काम है। हुँ। मतलब किसी टाइम पे हुँ। जो वीकेंड पे बज़्म अदब का एक प्रोग्राम हुआ करता था अच्छा। हर स्कूल हुँ। में। हुँ। तो वो एंटरटेनमेंट भी हुआ करती थी, हुँ। और जो नए आने वाले लोग होते थे, सही। आर्टिस्ट होते थे, हुँ। नात ख्वान होते थे, सिंगर होते हुँ। थे, बड़ी-बड़ी तकरीरों के मुकाबले हुआ करते थे। तो वो 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बज़्म अदब के नाम से हुआ करता था। हुँ। मैं काफ़ी मर्तबा ये कई फोरम्स में हुँ। ये कह चुका हूँ गवर्नमेंट पंजाब को भी और अपने हुँ। एजुकेशन हुँ। मिनिस्टर को भी। जी, जी। तो वो मेरी बुनियाद थी, वहाँ पे मैं हुँ। कॉमेडी-शॉमेडी, हुँ। लतीफ़े वगैरह सुनाया करता था। उसके अच्छा। बाद जब मैं बाग़े जना आया हूँ, हुँ। तो वो मेरी वही ईस्ट जो है हुँ। वो दोबारा जागी। दोबारा मैं जागी। बाग़े जना में इंटर हो गया। अच्छा। वहाँ पे उस वक़्त बड़े-बड़े नाम जिस तरह से फ़रदौस जमाल साहब, कवी खान अच्छा, साहब, ठीक है। इरफ़ान खोसट साहब, हुँ। अमान साहब, तारिक जवेद साहब, सीएम हुँ। मुनीर साहब, गयूर अख्तर साहब, बिल्कुल ऐसे ठीक है। नाम थे बिल्कुल ड्रामे ठीक है। के, हाँ। जो मैं वहाँ पे इंटर हुआ। हुँ। तो बस फिर वहीं से मेरे करियर का आगाज़ जो है वो। बिल्कुल ठीक है। देखिए मशहूरी तो बाद में मिलती है, शोहरत बाद में मिलती है। कितनी स्ट्रगल रही आपको? ज़ाहिर है इतने बड़े नाम थे, उनमें अपना आप मनवाना, जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। उस वक़्त बिल्कुल मेरिट पे काम हुआ करता था। हुँ। उस वक़्त वही आगे आता था जो कुछ करके दिखाता था। बिल्कुल ठीक है। तो ख़ास तौर पे मेरे जैसा नया बंदा, हुँ। और सामने अमानुल्लाह साहब, शौकी खान साहब, हुँ। बब्बू बराल साहब, और जो मतलब पहाड़ जिन्हें कहा जाता है, उन पहाड़ों
को सर करने की तो जरूरत आज तक किसी की नहीं हुई, ठीक है। लेकिन उन पहाड़ों की बुनियाद तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। जो उन पहाड़ों की बुनियाद तक पहुंच जाता था वो सुपरस्टार बन जाता था। सुपरस्टार बन जाता तो था। मैं उन बुनियादों तक पहुंचने के लिए मैंने स्ट्रगल की, मेहनत की। उस वक्त मेहनत का दौर था, आज के दौर की तरह नहीं। उस वक्त सारी सारी रात हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे। अच्छा। मतलब 72-75 पेज का एक स्क्रिप्ट होता था जो हम पूरा स्क्रिप्ट याद करते थे। बिल्कुल ठीक। आज शायद मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कुछ लड़कियां और कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें शायद स्क्रिप्ट भी पढ़ना नहीं आता। तो हम इतना स्क्रिप्ट को याद किया करते थे, फिर उसकी रीडिंग रिहर्सल हुआ करती थी, उसके बाद हम मूव किया करते थे। तो वो 10-15 दिन की रिहर्सल के बाद जब ड्रामा तैयार होता था फिर वो शाहकार ही तैयार होता था। बिल्कुल ठीक और है। जो फिर टीम में अच्छा खेलता है, हर मैच में 1-2 लोग तो होते हैं जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जूनियर भी दिखा देते हैं, कभी कोई सीनियर दिखा देता है। तो जब तक मैच नहीं होगा तो परफॉर्मेंस किस तरह लेकिन आज तो ड्रामों में ना डायरेक्टर है ना राइटर है। आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों को तो स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं आता। स्क्रिप्ट तो तब पढ़ेंगे ना जब कोई राइटर डायरेक्टर होगा। एक ड्रामा अनाउंस कर दिया जाता है, स्टेज पे आर्टिस्ट जाते हैं, बस चल रहा है। कोई डायरेक्टर नहीं, कोई राइटर नहीं। अमरीन, असल में बात ये है कि ड्रामा जो है ना वो आ गया है बेसिकली कुछ और लोगों के हाथों में। ड्रामे वालों से थिएटर छीन लिया गया है। कुछ और लोगों के हाथों में, जरा ये हमें एक्सप्लेन कर दें। मतलब अंडरवर्ल्ड के हाथों में है थिएटर इस वक्त। और तवज्जो जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी दे। अगर आप किसी थिएटर आज के मतलब इसमें इन्वॉल्व है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, सरकारी अफीसरान जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। और आर्ट्स काउंसिल ने भी इसमें माशाल्लाह अच्छे तरीके से हाथ धोए हैं। होम डिपार्टमेंट है गंगा में, उन्होंने भी स्नान किए हैं। और कुछ अपना हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी कुछ हाथ है। मतलब इतने जो है वो थिएटर पंजाब में बना दिए गए हैं। थिएटर ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन थिएटर के नाम पर अरियानी फहाशी नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी जो थिएटर है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट, ये 3 ही मेन चीजें हैं थिएटर के लिए। बिल्कुल। ये तीनों से थिएटर ले लिया गया है। घुसपैठी आ गए थिएटर में। प्रोड्यूसर नाम नहाद प्रोड्यूसर है, और नाम नहाद डायरेक्टर, राइटर और एक्टर भी जो है उनका। तो मैं मतलब उस वक्त यहाँ मतलब आज से 10 साल पहले आप अपनी टिप्स पे थे आर्टिस्ट। मतलब आप गिन सकते थे आर्टिस्ट के तारक जवेद साहब हैं, जवेद हसन साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, अमानुल्लाह साहब हैं, शौकी खान साहब हैं, नासिर चिनोटी साहब हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, जफरी खान साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं। इस तरह से आप नाम गिन लेते। लड़कियों में आप नरगिस साहिबा थी, दीदार साहिबा थी, शिबा हसन थी, रूबी अनम थी, और मतलब हिना शाहीन। इस तरह की लड़कियां आप गिन सकते थे। यकीन करें कि अब अगर आप देखें, मैं ड्रामे में काम कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि ये लड़कियां कौन हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। जो उनके नाम तक का नहीं पता। और सर, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ लड़कियों के जाहिर है कुछ उनको पसंद करने वाले, चाहने वाले ड्रामा प्रोड्यूस भी करते हैं, ड्रामे बनाते भी हैं। फिर जो ड्रामों की कास्टिंग है उन लड़कियों की मर्जी से भी होती। क्या ऐसी बातों में सच्चाई है? हमारे थिएटर के नीचे ना कई आशिकों की कब्रें बन चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। वो आते हैं अपनी, वो एक प्लानिंग होती है वो वहां पे। असल में ना हमारे मुल्क में बड़ी दोहरी पॉलिसी है। इंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के लिए है। जो छोटा तबका है वो इंटरटेनमेंट से बहुत दूर है। छोटे तबके के लिए ये थिएटर ही है। सही है। और बड़ा खूबसूरत इंटरटेनमेंट है थिएटर। लेकिन अब थिएटर को वो जो था ना, एक रिक्शे वाला एंजॉय करता था, हाँ जी, वो चीज़ एक रेडी वाला, एक फड़ी वाला, वो थिएटर देखा करते थे। थिएटर को पूरी दुनिया में जो
आसमानों की बुलंदियों पे थिएटर को लेके गए हैं। ये हमारे अंदरून शहर के वो लाहौरिये हैं जो थिएटर को ऊपर लेके गए, बिल्कुल ठीक है। जो थड़ों पे गलियों में बैठते थे और जो 200 रुपया 300 रुपया टिकट खर्च के वो मतलब बिल्कुल। ड्रामे को ऊपर लेके गए। अब ड्रामे का टिकट 5,000 रुपया है, 10,000 सही, रुपया टिकट बिल्कुल। है। तो कौन तो देखेगा? वो टिकट आपको पता है कि कौन खरीदते हैं और कौन बेचते हैं। वहां पे अब समझ लें कि अब थिएटर की जगह एक डांसिंग क्लब ने ले ली है। मैं तो कहता हूँ कि ये दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सर कौन बेचते हैं, कौन खरीदते हैं? मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के नाम, अगर आप बड़ी ईमानदारी से जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं, हमारी स्पेशल ब्रांच है, अगर आप बड़ी ईमानदारी से इनसे थिएटर्स की रिपोर्ट मांगे तो बड़े बड़े भाई लोग और बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपको पीछे नजर आएंगे जो थिएटर्स को डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए मुनव्वर ज़रीफ साहब हों, रंगीला हों, अमानुल्लाह साहब हों, अनवर मकसूद साहब हों, लहरी साहब हों, इन सब का जो कॉमेडी करने का अंदाज़ था वो डिफरेंट था। कोई जुमलों की कॉमेडी करता था, कोई किस्सा गोई अपनी कॉमेडी में शामिल थी, कोई जुगते करता था, कोई स्लैपस्टिक किसी की कॉमेडी थी, किसी की ब्लैक कॉमेडी। तो अब जो है वो ऐसा नज़र आता है एक अरसे से कि ये वही हैं, मतलब कोई किसी को अपना उस्ताद मान लिया, उसका काम देख लिया और वो 100, 200, 300 जुगते याद कर ली और बस वो आकर बोल दी। मतलब कोई कदावर कॉमेडियन हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा कि ये जो आपने यदवैया नाम है, बड़ा टिपिकल नाम है और ये हमारे थिएटर्स में यूज होता है। आपको इस नाम की दाद है कि आपने काफी वर्क किया है, मतलब मुझे यहाँ पे बिठा के इंटरव्यू करने से पहले। ये सॉरी, नाम तो बड़ा मायूब सा है यदवैया, लेकिन यदवैया कहते हैं हाँ, याद करके जी, याद बातें करके, करने हाँ वाले को। तो किसी आर्टिस्ट या किसी सीनियर से इंस्पायर होना बड़ी अच्छी बात है, मतलब, लेकिन उससे काम सीखना बेहतर है बजाय कि आप जुगते सुन के ड्रामे। मतलब एक है डॉक्टर है, उसने तालीम हासिल की, डिग्रियां हासिल की, उसके बाद उसने प्रैक्टिस की, उसके बाद वो प्रोफेसर बना और उसने ऑपरेट किया और खिदमत खलक शुरू कर दी। एक बंदा है वो ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होके जो है वो सिर्फ देख रहा है कि ऑपरेशन थिएटर किस तरह से, डॉक्टर ऑपरेशन किस तरह से कर रहा है। तो अक्सर फिर वो कैंचियां भी पेट में रह जाती हैं, सही है, बिल्कुल सही होती। वो इस वजह से जो हमारे आर्टिस्ट है कुछ वो इस तरह से ही, मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहुत ज्यादा लोग थिएटर में आ गए हैं और बगैर किसी चेक एंड बैलेंस से आ गए हैं, मतलब जिसे कोई भी मतलब माशरे का, मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। अगर कुछ लोगों का दिल दुखेगा, बुरी लगेगी बातें, बच्चे हैं अभी ये, मतलब अगर किसी आप, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को, अब गवर्नमेंट पंजाब में हम हैं, मैं जिस दिन की गवर्नमेंट पंजाब 1 साल होने को आया, मैंने शोबिस के हवाले से कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मैं कोई मैडम सीएम से मैंने कोई बात की हो या कभी कोई मैसेज किया हो, या हमारी जो मैडम उस्मा बुखारी साहब हैं, मिनिस्टर हैं आर्ट एंड कल्चर की, मतलब उनसे कभी कोई बात की हो इस हवाले से, और अल्लाह उनकी जिंदगी करे, उन्होंने भी कभी मुझसे कोई बात नहीं की। लेकिन आपने शुरू में ये कहा था कि आप फनकारों की फलाह बहबूद के लिए सियासत में आए हैं, अभी तक क्या किया आपने? इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अन करीब आपको जो है वो सरप्राइज मिलेगा। मैं कुछ बातें तल्ख हैं वो जो मैं ऑन स्क्रीन नहीं कहना चाहता, और खामोशी जो है वो इख्तियार किए हुआ हूँ 1 साल से, और ये खामोशी अगर टूटेगी तो फिर मुझे लगता है कि काफी कुछ टूट जाएगा, शायद मुझे भी टूटना पड़े। तो फिर इस वजह से मैंने अभी खामोशी इख्तियार की हुई है। मतलब बहुत कुछ है करने वाला, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जो शोबिज इंडस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, मतलब जो मेरी और मियां नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग्स हो चुकी हैं आर्ट एंड कल्चर के हवाले से, और मैडम सीएम के साथ गवर्नमेंट आने से पहले जो हमारे
मंसूबे और जो हमारी डिस्कशन हुई थी उनमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह हाँ जी, वजह शायद मसरूफियत है मैडम सीएम की, क्योंकि उनके जो माशाल्लाह इतने इनिशिएटिव और हर रोज कोई ना कोई अच्छा पंजाब के लिए काम कर रही हैं। और मैंने भी देखा है कि वो मतलब एक तो ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि शायद शोबिस का थोड़ा टाइम अभी है, 1-2 माह शायद और लग जाए तो जो आ जाएगी इंशाल्लाह वो फजले खुदा। जिस दिन भी मैडम सीएम की तवज्जो इस तरफ हुई तो मेरा वो तो ख्याल आपको है तवज्जो दिलानी पड़ेगी ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उस तरह से अब मिलना जो मैडम सीएम के साथ थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि काफी लोग अब जब सीएम नहीं थी तो हम थे और मैडम थी, अब वो सीएम है और काफी लोग नहीं, अगर आप लोगों के लिए मिलना मुश्किल है तो हम जैसे आम लोगों के लिए मिलना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। हाँ इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इस पे भी बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरी खामोशी जो है वो कई लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझ रहे हैं। अच्छा। तो मेरी खामोशी सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए है। खामोशी अगर मैंने तोड़ी तो फिर इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आपको इंटरव्यू दूंगा, फिर आपको बताऊंगा। अच्छा ये बताइएगा कि हमसाया मुल्क है जो, वहाँ से पारेश रावल, अनुपम खेर जैसे दीगर आर्टिस्ट हैं, वो जब अपने मुल्क से बाहर के मुल्क में स्टेज ड्रामा करने के लिए जाते हैं तो वो अपना पूरा सेट उठाकर लेके जाते हैं। फोल्डिंग सेट होता है जिसे वो उठाकर लेके जाते हैं। हमारे यहाँ भी ड्रामे बाहर करने के लिए जाते हैं, क्या हमारे भी ऐसी कोई तैयारी करके जाते हैं आप लोग? ये जो सेट उठा के जाना, ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली थिएटर जो प्योर थिएटर है उसमें तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये आज का जदीद थिएटर है, हम जदीद थिएटर की तरफ गए ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम वही थिएटर कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले वही सेट लगता है, वही ब्लॉग्स बनते हैं, उसी तरह का। आप अगर वीडियो कोई भी देखें, आप हर वीडियो लगेगा कि उसी सेट पे ड्रामा हो रहा है। चेहरे चेंज होते हैं, आर्टिस्ट चेंज होते हैं, सेट वही रहता है। ये जो जिद्दत है ये अच्छी बात है कि अगर आपने ड्रामा मुल्क से बाहर लेके जाना है तो जो आपका स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक सेट भी आप वहाँ, मतलब अच्छी बात है। हमारे हाँ ये नहीं है, लेकिन हम जदीद जो थिएटर आप कह रहे हैं उसकी तरफ क्यों नहीं अभी तक जा सके? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जदीद थिएटर किया है। मैंने अभी जो इलेक्शन गुजरा है जिसमें मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब बनी है, उनके हल्के में मैंने स्ट्रीट थिएटर किया था और वो स्ट्रीट थिएटर मैंने उनके हल्के में किया था। अच्छा ठीक है। तो वो मैं पूरा अपना सेट जो है उनके हल्के में लेके गया था और 18 थिएटर मैंने उनके हल्के में 119 में किए हैं। तो वहां मैं इसी जदीद थिएटर को लेके गया। मार भी पड़ती है आपको फिर? हाँ वो मुझे इतना खतरा जो है वो पीटीआई के लोगों से मार पड़ने का नहीं है जितना खतरा इस वक्त अब मुझे मुस्लिम लीग में हो। उसकी क्या वजह? उसकी क्या वजह? पता जिस दिन मैंने कोई बात कर दी नहीं तुसी अन्नी गल की थी, तुसी अगे भी गल करो। इंज नहीं होता, इंज नहीं मैं बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल खामोश हूँ। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे मेरे लीडर की इज्जत, मुझे अपनी पार्टी की इज्जत और मैडम सीएम जो मेरी बहन है उनकी इज्जत सबसे बढ़कर है। मुझे जब तक मतलब मेन घर जड़ा ना मेरे जो कायद हैं, मेरे जो लीडर हैं, जिन्हें देख कर, जिनसे मोहब्बत करके मैं इस पार्टी में आया हूँ, जब तक मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हो जाती। एक मुलाकात बहुत जरूरी है मैडम सीएम के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर शायद मुझे बात करने की भी जरूरत ना पड़े। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आप मेरी खामोशी को तोड़ने की कोशिश ना करें। बस वो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो कॉमेडी होती है सर, उसमें बॉडी शेमिंग ज्यादातर की जाती है। ओए तो अपना मुंह वेख्या, एदा टिड वेखो, ते ए कुड़ी दा रंग किहो जिहा, ए काली है, ए मोटी है। हम इस कॉमेडी से बाहर निकलते क्या वजह? इसके बगैर मतलब ये जो चीजें ऐसी जुगते हैं, इसके बगैर कॉमेडी नहीं हो सकती। नहीं, कॉमेडियन जो होता है वो कभी भी ऐसा जो है वो हरकत नहीं करता है कि बॉडी शेविंग की जाए या मतलब किसी के रंग पे या पेट पे या
बॉडी पे बात की जाए। जब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होगा, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होगी, आपके पास कोई सिचुएशन नहीं होगी, तो फिर ऐसी बातें होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो स्क्रिप्ट का फुकदान है, स्क्रिप्ट होता नहीं है, इसकी वजह से जो है वो काफी जो है मामलात खराब है। अभी एक हमारे कैसर सनाउल्लाह साहब हैं, हाँ जी, कैसर सनाउल्लाह बड़ा अच्छा मैं भाई है हमारा, लेकिन मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं उसे किया, लेकिन अप्रिशिएट शायद मैं करूंगा तो वो ज्यादा मतलब कहीं खराब ना हो जाए। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट लिखना और ड्रामे को, वो भी मेरी समझ लें कि उनके पास बैठने का और उन्हें बताने का और उन्हें समझाने का जो है समझ लें असर है कि कैसर सनाउल्लाह साहब जो है वो मतलब थिएटर को पुराना जो हमारा बेसिक थिएटर है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ जी, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने हीरा मंडी भी किया, वो स्क्रिप्टेड था सारा वो ड्रामा। हमें हीरा मंडियों से भी निकलना चाहिए वैसे। नहीं, वैसे एक बात कर रही हूँ, आपने कहा है कि वो स्क्रिप्ट की तरफ आ रहे हैं या इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो हमने देखा कि वो ड्रामा स्क्रिप्टेड था। हाँ, स्क्रिप्टेड था बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट ये दावा करते हैं कि जी जो कपिल शर्मा का शो है हमने शुरू किया, हमने आइडिया दिया, कपिल हमारी जुगतें जो है वो हमसे सुन के लगाता है। ये सर कपिल तो उसको नेटफ्लिक्स तक ले गया, वो शो की रेटिंग जो है जैसे वो स्टार्ट हुआ था उसने जो रेटिंग ली दिन ब दिन हर एपिसोड के साथ उसकी बढ़ती गई, हर सीजन के साथ बढ़ती गई। अभी तक उसकी जो रेटिंग है वो कमाल रेटिंग है, लोग पसंद करते हैं उसको। तो सर वो तो वहां तक शो को लेके चला गया, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं सर। हम जो दावा कर रहे हैं, हम जो दावा कर रहे हैं कि वो हमें कॉपी करते हैं। हम अपने शो को एक नंबर तक नहीं लेके जा सके नेशनल सतह पे। हाँ जी, देखें बातें मैंने भी सुनी है, लेकिन काम नजर आता है। अगर मेरे ख्याल में नसीम विकी साहब ने जो है वो कपिल शर्मा के साथ काम किया है। हाँ जी, तो नसीम विकी साहब बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बाकमाल आर्टिस्ट हैं और बड़ा ही उनमें जो है एनर्जी है लिखने का और ड्रामा बनाने के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन नसीम विकी साहब अगर गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है खास तौर पे, अगर वहां पे आर्टिस्टों पे पाबंदियां ना लगती और हमारे आपस के जो हालात बेहतर रहते, तो फिर शायद नसीम विकी साहब पाकिस्तान में ना होते, कपिल शर्मा के साथ ही काम करते। लेकिन कपिल शर्मा के पास एक प्लेटफॉर्म है, एक उनकी मार्केट है, एक इंडस्ट्री है। हमारे जो अभी नेशनल टीवी हैं जितने भी पाकिस्तान में, ये मतलब इतना बड़ा कोई काम करना नहीं चाहते या ये डरे हुए लोग हैं। जिंदगी में जो भी बंदा रिस्क, जो विकेट छोड़ के खेलता है, मैंने हमेशा उसे ही देखा है कि वो स्कोर करता है। तो हमारे जो जितने भी नेशनल चैनल हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की और यहाँ भी इतनी काली भेड़ें बैठी हैं इतनी नेशनल चैनल में। मतलब सीवी एक बनाते हैं और कोई प्रोड्यूसर बन जाता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है और काम का किसी को पता नहीं है। और बस बड़ा अजीब सा, मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं वो टीवी में भी जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह ये भी है, वरना हमारे इंटरनेशनल सतह के चैनल हैं, हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, यहाँ पे अगर अच्छा शो शुरू किया जाए, टैलेंट हमारे पास, म्यूजिक हमारे पास, टेक्नीशियन हमारे पास, प्लेटफॉर्म हमारे पास, सिर्फ एक हमारे पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, वो बिल्कुल जेली है। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि हमारे प्राइवेट चैनल्स में खास तौर पे इंफोटेनमेंट शोज में कोई ऐसा मैंने बंदा ऐसा नहीं देखा जो बहुत ही जो है वो काम का ना, बिल्कुल बकवास, किसी को काम का नहीं पता है। ये सब मतलब अगर वसी शाह साहब शो कर रहे हैं तो वसी शाह साहब ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बता रहे हैं कि ऐसा करें। बिल्कुल ठीक। आफ्ताब इकबाल साहब अगर शो कर रहे हैं तो आफ्ताब इकबाल साहब ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चला रहे हैं। अगर खालिद अब्बास डार साहब शो कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को वो चला रहे हैं। सोहेल अहमद साहब अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनकी आधी तवज्जो जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ है। तो ये किस चीज के पैसे लेते हैं इतने, जब इन्होंने काम ही इन लोगों से करवाना है। जिस दिन इन लोगों में से वसी शाह, आफ्ताब इकबाल, सोहेल अहमद, खालिद अब्बास डार जैसे लोग राइटर
डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन जाएंगे ना, तो कपिल शर्मा से बहुत बड़ा शो बनेगा पाकिस्तान में भी। हमारे पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है। सर ये भी सुनने में आया कि जो लाहौर के फनकार हैं, गुजरावाला हो, दीगर शहर हो या वहाँ के यहाँ, मतलब फनकार जाकर एक दूसरे के शहरों में से काम नहीं कर सकते हैं। तो सर ये क्या रीत रिवाज है, क्यों बर्दाश्त नहीं करते हैं फनकार एक दूसरे को, क्यों इतना मुश्किल है लाहौर से गुजरांवाले जाके काम करना, गुजरांवाले से लाहौर, इसी तरह दीगर शहरों की भी मिसाल है। ये ग्रुपिंग होती है, ये हर जगह पे देखने में आई है, लेकिन हमारे दौर में कभी भी ऐसा नहीं होता था। जब हम गुजरांवाला जाते थे और गुजरांवाला के आर्टिस्ट हमें इतनी मोहब्बत देते थे, उसी तरह से जिस तरह से हम किसी आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, इस तरह से मोहब्बत प्यार। और जब गुजरांवाला का कोई आर्टिस्ट लाहौर में आता था तो हम मतलब वो भी हमारी बरादरी है, हमारे भाई हैं, बड़ा प्यार लेकिन सर ऐसा है तो सही ना, अभी एग्जिस्ट तो करती है ना ये चीजें अभी। अब मैं कह रहा हूँ जब आर्टिस्ट ही नहीं है तो वो चीजें होंगी जो आपके वहमो गुमान में नहीं होंगी। सर तो इस वक्त स्टेज पे फिर कौन मौजूद है जो काम कर रहे हैं? एक कोई है, कोई कौम, मुझे नहीं पता इस बात मुझे कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। मतलब एक दो थिएटर्स हैं गुजरांवाला में भी जो मखसूस 4-5 लोग हैं। अच्छा। जो बड़े ही सीनियर बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। फैसलाबाद में भी 2-4 लड़के हैं। और मतलब गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर, मुल्तान, 4 शहर हैं जहां पे अभी भी अच्छे लोग हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं। बाकी जितने शहरों में ड्रामे हो रहे हैं वहां पे ना तो कोई आर्टिस्ट है, ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई राइटर है। और एक तबका है, उस तबके को पता नहीं, अब हम माशरती तौर पे हम जो है उस तबके को हम ओन भी करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब अगर आप इन थिएटरों में इन लोगों में बैठे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। मतलब उन थिएटर्स में मंशियात बिक रही है, उन थिएटर्स में शराब बिक रही है, उन थिएटर में जब थिएटर बंद होता है तो जुआ शुरू हो जाता है वहां पे। सही, ठीक है। अगर ये सब कुछ होता है तो जहां 8-10 लड़कियां होती हैं वहां और क्या क्या होता होगा। मतलब मैं ये इस तरह की बकवास जो है ना अपनी गवर्नमेंट में नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं बड़ा मजबूर हैं आप। सर हमारे चंद एक कॉमेडियंस हैं, आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भारतीय पंजाबी फिल्मों में काम किया और बहुत अच्छा काम भी किया। और लेकिन सर सुनने में ये आता है कि जब हमारे अदर देन जो वहाँ पर गए हैं उनसे हटकर किसी को कास्ट करने की बात की जाती है और हमारे ही आर्टिस्टों से पूछा जाता है तो कोई इतनी खास तसल्ली बख्श रिपोर्ट उनको नहीं दी जाती आगे, जिसकी वजह से मामला उठाए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? सर ये सुनने में आया। अच्छा, मैं ये सर इतना क्यों हंसे आप मेरे किसी सवाल पे नहीं इस तरह हंसे? अच्छा, मैंने ना आपकी इस बात का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक बात का जवाब दे देता हूँ। मैं 98 या 99 में मैं मतलब बहुत हिट हो चुका था पब्लिक में। अच्छा। वर्ल्ड में मैं मशहूर हो चुका था। हाँ। तो मुझे नहीं पता, मैं तो कभी गया ही नहीं था, कभी यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका, कनाडा कभी नहीं गया था। तो मुझसे पहले जाने वाले लोग जो होते थे बाहर इंग्लैंड में, अच्छा। वो प्रमोटर, प्रोड्यूसर और वहाँ की पब्लिक जब मुझे डिमांड करती थी कि आप ताहिर अंजम को क्यों नहीं लेके आते, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसे लेके आए। तो इतनी डिमांड होने के बावजूद मैं नहीं जा पाया। अच्छा। मैं बहुत लेट गया हूँ यूरोप, इंग्लैंड में। तो वो फिर जब मैं गया हूँ ना वहाँ पे इंग्लैंड में और यूरोप में, कनाडा गया हूँ मैं, काफी लेट, तो काफी लेट हो गया मैं। तो वो लोग मुझे मिले और बड़ी मोहब्बत, मेरे मतलब जो मेरे फैन थे, और खास तौर पे जो प्रोड्यूसर्स थे जो मुझे वहां बुलाना चाहते थे, जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ दिन गुजरे, रातें गुजरी, खाने खाए, तो फिर पता चला कि वो जो हमारे कुछ लोग थे वो मुझे, मेरे बारे में उन्हें गलत गाइड किया करते थे कि वो आएगा तो आके पता नहीं शायद जस्टिन ट्रूडो की सीट पे बैठ जाएगा। सही है, सही। कनाडा में शायद आप भी ना रह सके, जब वो आए वो पता नहीं क्या करेगा आके, ये मतलब मेरे बारे में गलत बातें करनी। और क्या करेंगे, वो बड़ा मतलब अजीब सी बात कर देता है, वल्गर है थोड़ा।
मतलब किसी लड़की को, किसी लड़की के बगैर वो नहीं रहता, वो मतलब शायद हो सकता है कि वो यहाँ अच्छा, ड्रंक होके सड़कों पे फिरे, ठीक है। मतलब वो हर बात मेरे बारे में की जाने लगी, जिस वजह से जिससे वो कह के चले फिर उसे रहने रहने दे। तो सर जवाब ठीक तो है। आपने दे दिया ना कि हाँ होता है ऐसा। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मतलब फिल्म के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं थिएटर के हवाले से आपको मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक है। मतलब फिल्म वालों को जो चाहिए बंदे वो उनके साथ काम कर रहे हैं, और जो भारतीय पंजाब है, मैं तो मेरी ख्वाहिश अगर पूछे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हाँ, देखें सोचना तो मेरे बस में है। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन आर्टिस्टों को पाकिस्तान में बुलाए और उनसे काम करवाए। अच्छा ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे लोग जाएं और हिंदुस्तान, और वो भी जो पंजाब है, पंजाबी फिल्म देखें। आज भी मैंने 70 साल की तारीख, 75 साल की जो तारीख है हमारी पाकिस्तान की, मैंने हिंदुस्तान की जो पंजाबी फिल्में हैं, आप उठा के देख लें तारीख, प्लेबैक एक भी फीमेल सिंगर आपको नहीं मिलेगी इंडिया पंजाबी फिल्मों में। सही है। आपको इंडियन फिल्मों में बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट जो हैं, आपको मेल सिंगर मैंने बड़े अच्छे, जिस तरह से गुरदास मान साहब हैं, दिलजीत इतना अच्छा गा रहा है, बड़े बड़े नाम हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन लोगों को पाकिस्तान लेके आया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी बने। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त गिरी हुई है, और ये फिल्म इंडस्ट्री आज जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े सो कॉल्ड डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, सैयद नूर साहब क्या फजूल यहाँ पे फिरी जा रहे हैं, ढिली जी शर्ट पा के फिरी जान रहा है। तुझे को प्रोजेक्ट बनाओ, इंडिया तो आर्टिस्ट लेके आओ, इंडिया के आर्टिस्ट और पाकिस्तान के आर्टिस्टों को जब आप मुश्तरका एक मूवी बनाएंगे पाकिस्तान में, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी। और इस वक्त जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री को उठने की, हमें पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को उठाना है। तो इसी सूरत में ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उठ सकती है कि आप हमारी फिल्म में शाहरुख भी काम कर रहा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी काम कर रहा हो, पंकज त्रिपाठी भी कर रहा हो, मनोज वाजपेयी भी कर रहा हो, गिप्पी भी कर रहा हो पंजाब से, क्या समझे, दिलजीत भी कर रहा हो, मतलब सारे लोग, कॉमेडियंस भी आए, 2 आर्टिस्ट इंडिया से लें, बाकी टीम आपके पास है। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ फिर हुकूमती बात आ जाती है, अगे फिर असी खलोते हैं, फिर मैं खामोश, फिर तुसी खामोश हो। ठीक है सर, आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे आर्टिस्टों को करीब से भी जानते हैं, कौन से ऐसे आर्टिस्ट रहे जो सेट पर बहुत तंग करते थे? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि जुमला पढ़ते साथ ही उनके जहन में बिल्कुल रह जाता था, भूलते नहीं थे? तो क्या बताएंगे आप? मैं सबसे ज्यादा जो इंस्पायर हूँ ना, वो मैं इस वक्त आज तक जो है वो नसीम मिक्की साहब जो है, वो बड़े बहुत ही, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे परवरदिगार। देखें हमारे पास ये लोग हैं जो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। नासिर चनूटी साहब हैं, नसीम मिक्की साहब हैं, इफ्तिखार टाकर साहब हैं, हमें इनकी जो है जितनी भी कदर करनी, मतलब बहुत कीमती सरमाया हमारे लिए। हमारे पास ये वो लोग हैं जो थिएटर को आज भी थिएटर को खड़ा कर सकते हैं, आज भी थिएटर को उस कंडीशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग जो हैं अभी, ये भी शायद थोड़ा हालात की वजह से कैप्चर हो गए हैं, उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, पता नहीं डिसार्ड हैं या मुझे नहीं पता। मैं काफ़ी देर से कांटेक्ट में नहीं हूँ विकी साहब के, बड़ा दिल करता है उनके साथ मिल के बैठ के कुछ प्रोजेक्ट प्लान करूं, लेकिन फिर अगर मैं कोई प्लान करूं भी तो वो मुझे गवर्नमेंट पंजाब की ज़रूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट पंजाब, फिर तुसी खामोश हो। मैं अभी खामोश हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहा था कि घुस बैठिए जो है वो थिएटर्स में आ गए हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं, कैसे थिएटर की हालत बेहतर हो सकती है? थिएटर से आप पूरी दुनिया को वो पैगाम दे सकते हैं। ये इसराइल फलस्तीन
कि कितनी बड़ी एक पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है जी। रोजाना। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आला सिंध, हमारे सियासतदान, हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा, हमारे जितने भी मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं, रोजाना जो है वो तनकीद करते हैं और रोजाना जो है वो इसराइल को बुरा भला कहते हैं और फिर फलस्तीन की हमायत में कोई ना कोई बयान आता रहता है। यकीन करें कि पूरी दुनिया में जितने अच्छे तरीके से थिएटर से ये पैगाम जा सकता है पूरी दुनिया में, यकीन करें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैं खामोश हूँ। खामोश है, ठीक है। हम थिएटर के जरिए अपने मुल्क में कारोबार, अपने मुआशी, हमारे जो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारे सी पैक के मामलात हैं, हमारी जो हमारे खित्ते के जो जितने भी मामला, हम थिएटर के हवाले से, थिएटर बेसिकली कमर्शियल जो है वो सिर्फ 100 साल या शायद 70-75 साल से कमर्शियल है। ये पहले कमर्शियल नहीं हुआ करता था। थिएटर बेसिकली मैसेज की जगह थी। सही। ये थिएटर आज का थोड़ी है। सही। थिएटर की अगर आप तारीख देखें तो थिएटर तो 4000 साल पहले थिएटर तो होता था। थिएटर जो है, थिएटर पुराना है, थिएटर का मकसद और है। थिएटर के जरिए आप हर तरह का पैगाम, मैं मतलब ये डीजीपीआर को करोड़ों अरबों रुपया डीजीपीआर की आग में झोंक देते हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, और वो उसमें पता नहीं पैसे किधर किधर जाते हैं, तो वो टीवी पे कमर्शियल सा बनता है और वो कोई देखता है कोई नहीं देखता। लाइव परफॉर्मेंस के जरिए, थिएटर के जरिए आप हर तरह की कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन मैं खामोश हूँ। थिएटर जो है, हम थिएटर इंडस्ट्री को अगर हम खड़ा कर सकें और छोड़ें। सर लास्ट में मुझे बताएं कि टीवी ड्रामे तो आप देखते ही होंगे या आर्टिस्टों से वाकिफ तो होंगे, किनका काम आपको बहुत पसंद है और क्यों? टीवी। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं पीटीवी को मानता हूँ, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ। ठीक है। और जो उसकी वजह ये है कि आज जो भी हो रहा है वो पीटीवी की नकल हो ना, तो फिर भी मैं मतलब टीवी ड्रामों को देखूं। ठीक है। आर्टिस्ट बड़े बड़े अच्छे हैं हमारे पास, टैलेंट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बहुत अच्छे मेल फीमेल आर्टिस्ट हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ भी अब स्क्रिप्ट का जो है वो फुकदान है, वहाँ पे भी एक डायरेक्टर का फुकदान है। मैं आज भी यकीन करें कि पीटीवी के ड्रामे देखता हूँ। देखें, जिस तरह से हमारे पीआईए का हाल है उसी तरह हमारे पीटीवी का हाल है। अगर पीटीवी के हवाले से बोलूँगा तो फिर मैं खामोश हूँ। बिल्कुल ठीक है।